factors affecting solubility of gas in a liquid। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, देखो दो तरह की गैस होती हैं। कुछ गैसेस तो ऐसी होती हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ कि हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं टेम्परेचर कम करके और प्रेशर इंक्रीज करके। तो देयर आर सम गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, और कुछ ऐसी होती हैं जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, और जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं वो लिक्विड में कम सॉल्युबल होती हैं। समझ रहे हो? तो इसमें लिखें ज़रा, द गैसेस, लिख लो ऐसे, द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफेबल, द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफेबल are more soluble in liquids। The gases which are easily liquefiable are more soluble in liquids। ठीक, तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती वो वाटर में ठीक से सॉल्युबल नहीं होगी। नेक्स्ट लिखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। डालिए हेडिंग नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ भाई, टेम्परेचर में एक बात बताओ जरा मुझे कि मान लो ये हमारे पास यहाँ पे कोई लिक्विड है, दिस इज सम लिक्विड, और दीज आर गैस पार्टिकल्स, मतलब लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व है। ठीक है, अब अगर मैं इसको हीट करूँगा तो क्या लगता है क्या होगा? अच्छा ऊपर भी गैस है, ऊपर भी गैस है, एटमॉस्फेयर है ऊपर, और ऊपर से नीचे की तरफ कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा, लगता नहीं लगता है? एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड। अब पॉइंट ये है कि ये लिक्विड है, उसके अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या लगता है, जो गैस पार्टिकल लिक्विड में पड़े हुए हैं वो ऊपर चले जाएंगे या ऊपर वाले गैस भी अंदर आ जाएगी? ऊपर वाली गैस अंदर कैसे आ जाएगी? जो गैस पार्टिकल पहले से लिक्विड के अंदर पड़े हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और दे विल ऑल्सो मूव आउटवर्ड, वो भी बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो जो गैस पहले से प्रेजेंट थी लिक्विड के अंदर वो भी निकल के बाहर चली जाएगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? वो घट जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगी। ये समझे? जो गैस पहले थी लिक्विड के अंदर वो भी बाहर चली जाएगी। ठीक, तो इसमें लिखें एक पॉइंट, इसमें लिखें कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid क्या होगा? Decreases. The solubility of gas in liquid decreases. बताओ, कोई डाउट है? तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया, लिखो जरा, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज, वाई आर aquatic species more comfortable in cold water, in cold water, in cold water
एज कंपेयर टू वार्म वाटर, एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्वेश्चन समझ में आया कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों है एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ये क्वेश्चन इस बार अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है बोर्ड का कल परसों, उसमें ये आया है। उससे पहले भी ये आता रहा है क्वेश्चन कई बार। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक्वेटिक स्पीसीज जितने भी हमारे वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू वार्म वाटर। क्यों है, क्या लगता है क्यों होंगे? देखो अभी अभी हमने देखा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। बात समझ पा रहे हैं? अभी जैसे क्या होता है, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन से, मान लो अगर हम फिश की बात करें तो फिशेस कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? वाटर में से। लेकिन अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, जो गैस थी उसमें से भी बहुत सारी गैस बाहर चली जाएगी। बोलो, अब जब वाटर वार्म होगा तो उसमें गैसेस जो हैं वो कम होंगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स को रेस्पिरेशन करने में, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी, उन्हें प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। नहीं समझ में आ रहे? तो अगर हमारा वाटर वार्म होगा तो क्या होगा, उस वाटर के अंदर जो गैसेस हैं उनका अमाउंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगी, और जब उसमें गैसेस कम होंगी तो एक्वेटिक एनिमल्स विल हैव प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, और ऑक्सीजन वगैरह उन्हें प्रॉपर मिल नहीं पाएगा। ठीक, तो इसका आंसर लिखें जरा, ये लिखिए कोल्ड वाटर हैज मोर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कोल्ड वाटर हैज more dissolved oxygen than warm water, because solubility of gas in liquid decreases with the increase in temperature. Effect of pressure. Effect of pressure. ठीक, देखो इधर एक बात बताओ जरा मुझे, जैसे कि ये हमारा दिस इज सम लिक्विड, ओके, ये लिक्विड है कोई, मान लो वाटर है, कुछ भी मान सकते हैं, और दीज आर गैस पार्टिकल्स, ये बाहर क्या है, गैस है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो गैस बाहर की तरफ है उसमें से भी बहुत सारे पार्टिकल अंदर जाने लग जाएंगे, हो जाएंगे नहीं जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल ऑल्सो इंक्रीज। बोलो, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल ऑल्सो इंक्रीज। ये बात सबसे पहले किसने बताई? हेनरी ने। तो इसी लाइन को कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ, बिकॉज दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाज फर्स्ट गिवन बाय scientist named Henry. That is why this relation is called Henry's law. ठीक है, लिखो जरा इसमें, Henry was the first scientist. सबसे पहले रिलेशन हेनरी ने किसके बारे में दिया? प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सिंपल है, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी और ज़्यादा गैस आ जाएगी लिक्विड के अंदर। सिंपल है। तो लिखो, हेनरी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन between pressure and solubility of gas
इन लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग है हेनरीज। क्या कहते हैं हेनरी? हेनरी लॉ ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर समझते हो? जैसा कि मान लो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना मानते हैं सी लेवल पे? 1 atm। अब उस 1 atm में कुछ पार्ट तो N2 का होगा भाई, अराउंड 78% जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा होगा? N2, नाइट्रोजन गैस। अराउंड 20% प्रेशर किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ओवरऑल प्रेशर तो 1 atm है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर अगर ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर लगाया ये बताऊं तो उसे कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। भाई 1 atm में लगभग 20% प्रेशर किसका है? ऑक्सीजन का। तो 0.2 atm लगभग किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 0.2 atm। नहीं समझ पा रहे? तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कौन सी गैस? जो इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो लिखें जरा इसमें, सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas, directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid oblique solution, present above the surface of liquid oblique solution। ठीक है भाई? तो ये हेनरी लॉ है। क्या कहता है हेनरी लॉ? कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा गैस की लिक्विड में क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी। ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो वाली गैस जो ऊपर सरफेस यानी कि लिक्विड के ऊपर जो गैस है वो वाली गैस। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ वन थिंग हैज बिकम नाउ वेरी क्लियर कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ना। जब गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ेगा मतलब लिक्विड के अंदर गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा। अमाउंट मतलब गैस का मास भी बढ़ जाएगा, लिक्विड के अंदर गैस का मोलरिटी भी बढ़ जाएगा, मोलैलिटी भी बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जगह पे मोल फ्रैक्शन भी तो लिख सकता हूँ। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो एक ही बात है वो तो भाई, गैस के अंदर लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा मतलब लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। नहीं समझ रहे? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो इसके नीचे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों में से आप चाहो जिसको भी लिख सकते हो। हाँ भाई, अब बताइए मुझे इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जगह पर सिर्फ क्या लिख दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा लिक्विड के अंदर गैस का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। बोलो यस और नो। तो अगर हम चाहें तो इसकी जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, अब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। बोलो पहले इधर देख लो, बाद में नोट करिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। तो एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। बोलो ये कहां से आया? ये आया कहां से? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ से, यस और नो? ठीक। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं? एक्स गैस इज इक्वल टू के अपॉन पी। बोलो अगर मैं इस के को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स गैस अपॉन के इज इक्वल टू पी। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक्स गैस मल्टीप्लाई 1 अपॉन के इज इक्वल टू पी। 1 अपॉन के इज इक्वल टू लिख दिया जाता है के एच। के एच मीन्स हेनरी कॉन्स्टेंट, एच मीन्स एच स्टैंड फॉर हेनरी। तो यहाँ पे इट कुड बी रिटन एज एक्स गैस इज इक्वल टू के एच डॉट पी। बोलो तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे एक्स गैस क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन। पी क्या है? पार्शियल पी गैस भी कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन राइट इट पी गैस। तो ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऊपर से जो गैस है उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। एक सेकेंड, इसको हम लिख देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और जो के एच है वो के एच क्या है? दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? हेनरी कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत है? नोट करिए। ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये है, दिस इज अकॉर्डिंग टू अ साइड बुक। एक्चुअली साइड बुक में कुछ इसी तरीके से गिवन है, एनसीईआरटी में कैसे गिवन है वो बता देता हूँ मैं आपको। और करके थोड़ा लिख लेना चाहो तो देखो, एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, फ्रॉम वेयर दिस हैज कम? इट इज कम फ्रॉम हेनरी लॉ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मैं चाहूँ तो इनको उल्टा भी लिख सकता हूँ, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। बोलो, और पी गैस इज इक्वल टू के एच एक्स गैस। सिंपल भी लिख सकते हो। ये एनसीईआरटी में गिवन है इस तरीके से, ये साइड बुक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चाहो तो आप दोनों में से जिसको आप चाहो नोट कर सकते हो, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो हम थोड़ा सा बात करेंगे के एच के बारे में। ठीक, तो जरा लिखें, इधर पॉइंट बनाते जाएं, लिखते जाएं। लिखें द वैल्यू ऑफ के एच, द वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स अपॉन upon the nature of gas, depends upon the nature of gas। जैसे जैसे आप गैस चेंज करते जाओगे, जो ऊपर से गैस आ रही है लिक्विड के ऊपर से, जैसे जैसे गैस बदलेगी केएच का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक, कोमा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप समझ रहे हैं? अगर आपने सॉल्वेंट वाटर ले रखा है तो केएच का वैल्यू कुछ और होगा। वाटर की जगह आपने मान लो बेंजीन ले लिया तो केएच का वैल्यू कुछ और होगा। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे वैसे वैसे। कॉमन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा केएच का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखें जरा। ठीक, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि केएच का वैल्यू किन की चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और यूनिट ऑफ प्रेशर पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द वैल्यू ऑफ केएच इज डिफरेंट, the value of KH is different for different gases, for different gases। हालांकि ये ऊपर वाले हमने कर लिया है, मतलब जैसे ऊपर में ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कुछ वैसा ही है, नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखें,
नेक्स्ट पॉइंट थर्ड। अच्छा एक बात बताइए, अगर KH का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या लगता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? देखो एक बात बताइए, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, P इज इक्वल टू KH एक्स गैस। अब किसी लिक्विड के ऊपर से लगने वाला प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना, पक्का? या बताएं और अच्छे तरीके से, पक्का है ना? जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि किसी भी गैस के लिए मतलब KH का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो एक्स गैस डिक्रीज होगा, है ना? यहाँ से असर्शन रीजन में MCQs में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, मतलब प्रेशर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, एट गिवन प्रेशर कॉमा लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी of gas in liquid, lower is the solubility of gas in liquid। ठीक, एक और पॉइंट लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, थोड़ा समझ लीजिए। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां जो गैस है भाई, एक्स गैस क्या है, व्हाट इज दिस एक्स गैस, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, मुझे बताओ जरा, जो गैस है वो यहाँ से निकल के बाहर चली जाएगी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। बोलो यस और नो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा तो KH बढ़ जाएगा, सही है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, सुन लीजिए, तो क्या होगा, एक्स गैस तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब ये घट जाएगा और KH बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखें नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature the value of KH, the value of KH increases, the value of KH increases and the solubility of liquid in gas, and solubility of liquid in gas decreases, yes decreases। इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? नेक्स्ट पॉइंट डालिए, यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH। तो इक्वेशन क्या है हमारा, देखें जरा, P इज इक्वल टू KH एक्स गैस। मुझे यूनिट किसके चाहिए, KH का, तो यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा P अपॉन एक्स गैस। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, या तो हम ATM रख सकते हैं, पास्कल रख सकते हैं, जो मर्जी रख लीजिए, अपॉन मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, इट इज यूनिटलेस, है ना? तो ATM या पास्कल, भी नोट बाद में क्या करो, पहले यहाँ देखा करो। तो यूनिट ऑफ KH क्या है, जो आपके प्रेशर का यूनिट होगा, जो भी प्रेशर का यूनिट होगा वही होगा यूनिट ऑफ KH। KH का अलग से कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, नोट करिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये तो पढ़ा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिखा है हमने। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब कोई भी अगर लिक्विड है उसमें ऊपर से जितना प्रेशर बढ़ेगा उस लिक्विड की गैस, सॉरी कोई हमारे पास लिक्विड है और ऊपर गैस है, तो गैस का जितना प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे उस गैस की उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो गैस की लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा और गैस का लिक्विड के अंदर मास भी तो इंक्रीज होगा। भाई प्रेशर आप बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा मास की गैस अंदर जाएगी लिक्विड के अंदर, बोलो यस और नो। तो अगर मैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को
मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस करा किसकी हेल्प से, मोल फ्रैक्शन के लिए। अगर मैं क्या करूँ, मोल फ्रैक्शन की जगह पर मास ले लूँ तो क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ कि इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is expressed as mass of gas, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। बोलो यस और नो। m इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, k अपॉन p। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन p। अगर ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, अगर मैं इस मास को बदलूंगा या मान लो प्रेशर को चेंज करूंगा, प्रेशर को P1 करूंगा तो मास कितना हो जाएगा, M1। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2। अगर मैं प्रेशर को फिर से चेंज कर दूंगा तो मास फिर से आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ये वैल्यू फिर से, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा। अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को अगर ले लूँ बाय इक्वेशन 2 एंड 3, मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2, M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2। अब अगर न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए कि दो प्रेशर दे रखे हों दो बार, और दो बार गैस का मास दे रखा हो, तो आप यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर। ठीक है, M1 क्या है, अगर कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं M1 क्या है, M1 इज मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस, कौन सा मास ऑफ गैस, जो लिक्विड के अंदर है, मास ऑफ गैस इन लिक्विड एट pressure P1। और what is M2, this is mass of gas in liquid। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स एट प्रेशर P2। क्लियर है बात, नोट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। लिखिए द पार्शियल प्रेशर, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन ये, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 10 to power 6 gram of ethane is 1 bar if the solution contains 5.0 10 to power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure of gas? What will be the partial pressure of gas? इस क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम, इतना ग्राम इथेन है, और क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 10 टू पावर 6 ग्राम इथेन इज, प्रेशर नहीं दिया, इथेन इज 1 बार, यहाँ 1 लगाइए। प्रेशर कितना दे रखा है, अगर इतना ग्राम इथेन आप ले रहे हैं तो प्रेशर कितना है, 1 बार। अगर सॉल्यूशन में इतना ग्राम इथेन हो तो प्रेशर क्या होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है, कौन सा, अभी बताया है, M1 अपॉन M2 और P1 अपॉन P2। दो बार हमें M गिवन है, देखो पहला क्या हो जाएगा 6.56 10 टू पावर 6, देख लीजिए, और फिर क्या हो जाएगा 5.10 टू पावर माइनस 2, प्रेशर कितना है 1, P2 हमको बताना है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.762 बार। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, एक नोट डालिए जरा और लिखें जरा इसमें, इन ऑर्डर टू फाइंड
solubility of gas in liquid solubility of gas in liquid, we calculate number of moles of gas. We calculate number of moles of gas in 1 kg solvent, या solution भी in 1 kg solvent. अगर आपसे जनरली ऐसे ही पूछ ले कि भाई आप solubility of gas कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है, तो आपको 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं गैस के, ये आपको बताना है. ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन लिखें जरा. ये लिखें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH for the solution of methane in benzene. Methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 10 to power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane 10 to power 5 mmHg. बताते हैं अभी. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. सबसे पहले प्रेशर के यूनिट्स के बारे में जान लो. है, मैं यहाँ बता देता हूँ. यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़े 11th में? नहीं पढ़े? प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है? एक तो एटीएम होता है, एक बार होता है, एक पास्कल होता है, एक और होता है mmHg. तो 1 ATM इज इक्वल टू, ये नोट कर लेना कहीं, अभी तुरंत ही नोट करने मत बैठ जाया करो, पहले सुन लो पूरा. 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg. तो जैसे एटीएम में प्रेशर मेजर कर रहे हैं वैसे mmHg में भी कर लेते हैं. इसी तरीके से 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 1 बार. नियरली इक्वल इसलिए क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार होता है. तो 1.013 तो लगभग कुछ नहीं है, तो उसे 1 ही मान लेते हैं हम. नहीं समझ में आ रहे? इसी तरीके से 1 ATM इज नियरली इक्वल टू 10 to power 5 पास्कल. नियरली इक्वल, तो आप इसको इक्वल ही मान के चलेंगे, क्योंकि ये होता है 1 ATM इज इक्वल टू 1.03 को मल्टीप्लाई 10 to power 5. अब पॉइंट के बाद 013 आ रहा है, कुछ वैल्यू नहीं है, और मल्टीप्लाई, मैं तो यहाँ बता देता हूँ. ये होता है 1 ATM 1.031 होता है शायद, 10 to power 5 पास्कल. अब एक बात बताओ, इसकी कोई वैल्यू है? 1 के बाद इसको पूरे को मैं क्या मान के चलूंगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आंसर कितना ही आएगा? 1 ATM इज इक्वल टू 10 to power 5 पास्कल. तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg. 1 ATM इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1 बार, और 1 ATM नियरली इक्वल टू 10 to power 5 पास्कल. पास्कल को ही हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. नोट कर लो, फिर अभी न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ेंगे. देखो क्वेश्चन में हमें क्या 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 गिवन है, पहले ये देख लो. हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू गिवन है ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस. ये वैल्यू किसका है? KH का. और प्रेशर कितना दे रखा है? 760. पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन. सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन बताना है. तो आप ये देखिए कि P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 760 mmHg. ठीक, और KH इज इक्वल टू क्या है? 4.27 10 to power 5 mmHg. भाई फॉर्मूला क्या है हमारा? KH x गैस. अब अगर मुझे x गैस बताना है तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू KH. अब P कितना है आपका? 760 और 4.27
27 10 टू पावर 5। इसको डिवाइड कर लेना। देखो अब डिवाइड और मल्टीप्लाई मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो हम नहीं सीख रहे हैं, वो तो आपको पहले से ही आता है, तो इसमें हमें हमारा टाइम ही जाएगा। सुन लीजिए इधर, ये हो जाएगा 1.78 10 टू पावर -3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? एक्स गैस, यानी कि XCH4। गैस कौन सी है? मीथेन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ XCH4 इज इक्वल टू NCH4 अपॉन NCH4 प्लस, इस गैस को डिसॉल्व किस में कराया जा रहा है? बेंजीन में। तो मैं लिख देता हूँ NC6H6। यस और नो लिख सकते हैं, लेकिन बेंजीन के मोल हमें नहीं पता है यहाँ पे कहीं भी। अच्छा एक बात बताओ, बेंजीन तो लिक्विड है और उसमें गैस कौन सी डिसॉल्व है? मीथेन, यानी कि CH4। तो एक बात बताओ कि अगर हमने यहाँ पे ये ले लिया है बेंजीन और इसमें CH4 डिसॉल्व है, तो बेंजीन के मोल के कंपैरिजन में CH4 के मोल तो बहुत ही कम होंगे यहाँ पे। बोलो भाई, लिक्विड ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, उसमें जो गैस डिसॉल्व है वो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मोल ऑफ मीथेन और मोल ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के मोल के कंपैरिजन में ये मोल कितने बैठेंगे? नेग्लिजिबल। तो इसको हम हटा ही देंगे, ये सीधा हो जाएगा XCH4 इज इक्वल टू NCH4 अपॉन NC6H6। अब ये हमें लाना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास हम मान लेते हैं, कितना मानेंगे? तो बेंजीन का मास हो जाएगा मान लो जैसे कि 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो अगर मेरे को इसके मोल बताने हैं तो मोल कैसे निकलेंगे? मोल बेंजीन इज इक्वल टू, भाई मास अपन मोलर मास, और बेंजीन का मोलर मास होता है 78। तो ये क्या आ गए? मोल ऑफ बेंजीन। तो XCH4 में कितना लगा सकता हूँ? भाई एक्स गैस तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1.78 10 टू पावर -3 और NCH4 मेरे को बताना है, पता लगाना है, और ये आ जाएगा आपका कितना? 1000/78। इसको लिख सकते हैं 1.78 10 टू पावर -3, ये ऊपर चला जाएगा, क्यों भाई? तो ये हो जाएगा NCH4 मल्टीप्लाई 78/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NCH4 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो क्यों भाई? है ना, ये 10 की पावर -3 है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, हाँ 1.78 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नीचे क्या है आपका? 78। ये तो कट ही गया पूरा, क्या बचेगा? 1.78/78। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो जो आंसर फाइनली आएगा वो आएगा 0.0028। तो ये आ गया 1 kg बेंजीन में कितने मोल्स होंगे CH4 के? 0.0028। तो ये आ गई सॉल्युबिलिटी ऑफ CH4 इन बेंजीन। बोलो कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो लिखो जरा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH for CO2 in water is 1.67 10 to power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml soda water. 500 ml soda water when packed under 2.5 ATM। ठीक है, 2.5 ATM
CO2 pressure at 298 Kelvin। आगे गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, KH फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। ये वैल्यू किसकी है आपकी, KH की, ठीक है। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। 500 ml मान लो, 500 ml हमारे पास सोडा वाटर है, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक की तरह मान लो, उसमें CO2 को घोल के रखा हुआ है, और KH की वैल्यू कितनी है, कितनी है 500 ml सोडा वाटर है, और जो CO2 हमने डिसॉल्व कराई है, तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं एकदम से गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब CO2 को पैक किया गया है हाई प्रेशर पे। तो कितना प्रेशर है CO2 का, 2.5 ATM। देखो पहली प्रॉब्लम है ना 2.5 ATM, ठीक है। पता क्या करना है हमें, क्वांटिटी ऑफ CO2 कितनी है उसके अंदर, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि 500 ml हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उस कोल्ड ड्रिंक में इतना तो प्रेशर लग रहा है CO2 का, ये KH का वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट। 500 ml कोल्ड ड्रिंक है और प्रेशर कितना लग रहा है CO2 का, 2.5 ATM, ठीक है। बताना क्या है हमें कि उसमें कितना क्वांटिटी में CO2 है, ये बताना है। तो करते हैं जरा। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, आपका देखो, हाँ एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, KH आपका किस में है, पास्कल में, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो ATM में। तो यू विल हैव टू चेंज दिस प्रेशर इनटू पास्कल। जो ATM वाला प्रेशर है उसे हम किसमें चेंज कर देंगे, पास्कल में। तो P इज इक्वल टू कितना है, 2.5 ATM, जो कि हो जाएगा 2.5 10 टू पावर 5 पास्कल, ठीक। KH, व्हाट इज KH, 1.67 10 टू पावर 8 पास्कल। देख लो एक सेकेंड इधर, इसे हम बताएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, P इज इक्वल टू KH एक्स गैस, हमें क्या बताना है, एक्स गैस, तो P अपॉन KH। P 1 है आपका 2.5 10 टू पावर 5, बोलो, और ये कितना है 1.67 10 टू पावर 8। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.00152। तो ये क्या आ गया, दिस इज एक्स गैस, यानी कि XCO2। अब एक बात बताइए, XCO2 इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, NCO2, और यहाँ पे NCO2 प्लस NH2, और सोडा वाटर है उसको वाटर ही मान लिया हमने, ठीक। अब वाटर में हमने CO2 गैस को डिसॉल्व करके रखा है, तो वाटर के मोल के कंपैरिजन में CO2 के मोल तो अधिक कम होंगे। हमने कोल्ड ड्रिंक एक बोतल में भर के रखी है, उसमें CO2 भी डिसॉल्व करा दिया है, तो CO2 के मोल बहुत कम है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग हटा ही देंगे। ये क्या हो जाएगा, XCO2 इज इक्वल टू NCO2 और दिस इज NH2। वाटर हम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 500 ml। इससे लास्ट क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, तो हमने 1 kg मान लिया था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 500, दिस इज 500 ml। डेंसिटी उसने खुद ही दे रखी है 1 ग्राम पर ml। आपका फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू M अपॉन V, और M पता करना हो तो D इंटू V। बोलो 500 ग्राम डेंसिटी और मल्टीप्लाई 1, यानी कि 500 ग्राम। ये क्या आ गया, वाटर का मास। लेकिन हमें तो मोल बताने हैं, तो मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन मोलर मास, 500 अपॉन 18। भाई मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 27.78 मोल, ठीक। उसको मैं यहाँ लगा दूंगा। अब XCO2 कितना है आपका, ये गया, तो ये हो जाएगा 0.00152, और ये NCO2 और NH2 हो जाएगा 27.78, ठीक। अब हमें क्या बताना है, NCO2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो बता देता हूँ मैं सीधा ही, 0.042। मैंने पहले ही बोल दिया, हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ के आ रहा है क्वांटिटी माने मास बताना है हमको। तो ये मोल, ये हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए।
अब मोल आ गई है ना, हमें मास बताना है, तो N इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम, हमें तो मास बताना है ना, तो एन इंटू एम। अब एन कितना है आपका 0.042, और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास 44 होगा CO2 का, ठीक है 44, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.848 ग्राम। एक बार दोबारा समझा दूं, क्यों भाई, समझ लो फिर भी एक बार सुन लो, चलो हैं। देखो वो कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है, और इसको हमने 500 ml वो सोडा वाटर के अंदर CO2 को डिसॉल्व कराया है, CO2 को डिसॉल्व कराया है 500 ml सोडा वाटर में, ये KH का वैल्यू है। और प्रेशर कितना है, प्रेशर हमने रखा है 2.5 atm। अब वो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ CO2 बताना है आपको। सबसे पहले प्रेशर कितना है 2.5 atm, इसको पास्कल में चेंज कर लिया, KH पहले से ही पास्कल में गिवन है, यहाँ देखो, और एक्स गैस ये हमने पता कर लिया यहाँ से। एक्स गैस पता करने के बाद गैस मीन CO2, क्योंकि यहाँ पे गैस कौन सी है CO2, तो एक्स CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NCO2 और N वाटर, NCO2 को नेग्लिजिबल मान लिया, हटा दिया, ये हो जाएगा XCO2 इज इक्वल टू NCO2 और NH2O। XCO2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ठीक है, और NH2O। अब NH2O हम कहाँ से लाएंगे, बिकॉज वो खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है 500 ml है हमारे पास, तो वॉल्यूम 500 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो मास कितना हो जाएगा D इंटू V 500 ग्राम। ये मास आया है, हमें तो मोल बताने हैं, तो मास अपन मोलर मास करके 27.78, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो NCO2 आपका आ जाएगा ये मोल आ गए। अब मोल में आपने मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास का, ये आ जाएगा।